नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बड़ा लंबा दौर गुजरा है जब हमने और आपने देखा जी पार्थसारथी, इसके अलावा उदय भास्कर, इसके अलावा आपके ब्रह्म चेलानी, ये सब बड़ा लाइमलाइट में रहते थे। और ये दौर कोई बहुत पीछे नहीं गया है, अभी की बात है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, और कुछ खास चैनल हुआ करते थे साहब, उन पर ये लोग प्रमुखता से आमंत्रित किए जाते थे, बैठाए जाते थे। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार से भी 100% ये लोग सहमति ही दिखाते हों, ऐसा भी नहीं था। कभी कभी असहमति भी होती थी, कभी कभी नसीहतें भी होती थी, सलाहें भी होती थी। लेकिन इधर हम अगर देखें तो इनके जो सुर हैं, वो मोदी सरकार की जो खास तौर से विदेश नीति है, जो हमारी रक्षा नीति है, उसको लेकर के हमेशा हमेशा उल्टे ही दिखाई देते हैं। मैं जरा एक आपको शेयर करता हूं। आप देखेंगे जब ये ऑपरेशन सिंदूर समाप्त किया गया था, तब ब्रह्म चेलानी ने क्या कहा था, वो मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करता हूं। लेकिन आज इनके एक ट्वीट पर मेरी नजर पड़ी, और इस ट्वीट में इन्होंने लिखा था कि 2025 में बाहरी झटकों की एक सीरीज ने, यानी बहुत सारे बाहरी झटकों की एक सीरीज ने भारतीय विदेश नीति में जो स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं, उनको उजागर कर दिया। जो बुनियादी कमजोरियां हैं, उनको उजागर कर दिया, और नई दिल्ली को तेजी से मुश्किल रणनीतिक स्थितियों में धकेल दिया। इसका कुल नतीजा कोई एक डिप्लोमेटिक नाकामी नहीं था, यानी कोई एक आध डिप्लोमेटिक नाकामी नहीं थी, बल्कि रणनीतिक दांव पेच के लिए जगह का बड़े पैमाने पर नुकसान था। यानी इतना बड़ा नुकसान हो चुका था, और ये कहते हैं कि ये नुकसान कई तरफ से था। विदेश नीति एक ऐसा जटिल मामला है जिस पर जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो रिसर्चर हैं, जो लगातार काम करते रहे हैं, जिन्होंने दशकों दशकों तक इस पर काम किया है, इसको समझा है, वो जब कोई टिप्पणी करते हैं, नसीहत देते हैं या आलोचना करते हैं, तो उनको बड़ा ध्यान से सुना जाता है और देखा जाता है, पढ़ा जाता है। इनका एक्चुअल में एक आर्टिकल छपा है, और उस आर्टिकल को ही अटैच करते हुए इन्होंने ये ट्वीट किया है। ये आर्टिकल छपा है निके एशिया ऑनलाइन जो पोर्टल है, उस पर इनका ये आर्टिकल छपा हुआ है। और इसमें इन्होंने कहा है कि आफ्टर ए ईयर ऑफ फॉरेन पॉलिसी टॉक्स, इंडिया फेसेस हार्ड चॉइसेस। चलिए साहब, इनकी पहचान एक्चुअल में मोदी सरकार के आलोचकों के रूप में ही होती है, ब्रह्म चेलानी की। और जिस आर्टिकल की, जिस बयान की मैं बात कर रहा था, वो एक्चुअल में ये है। जब ऑपरेशन सिंदूर के चौथे दिन पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, वहां के डीजीएमओ की फोन कॉल पर
सीज फायर का फैसला किया गया था। तो इनका ये बयान प्रमुखता से दिया था, ललन टॉप में छपा हुआ है। जीत के जबड़े से हार लेकर आया है भारत, सीज फायर पर बोले एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी। तो ये एक्सपर्ट साहब हमारी 4 दिन की उस स्ट्राइक और पाकिस्तान को जो घुटनों पर हम ले आए थे 4 दिन के भीतर, उसको भी कह रहे थे कि जीत के हार से, जीत के जबड़े से भारत हार निकाल करके लाया। यानी पाकिस्तान ने तो अपनी शेखी बाद में बघारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाद में रायता फैलाया। हमारे यहाँ जो लोग रायता फैलाना शुरू कर चुके थे, उनमें ये ब्रह्म चेलानी भी एक थे, जो एक तरीके से भारत की हार बता रहे थे जब सीज फायर का ऐलान किया। तो मैं सबसे पहले तो ऐसे जो रणनीतिककार हैं, जो कूटनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं, उनसे ये जानना चाहता हूं कि चाहते क्या थे। एक घटना हुई 22 अप्रैल को, बल्कि घटना नहीं, जेनोसाइड था पहलगाम में, जिसमें 26 हिंदू स्त्रियों की, महिलाओं की मांग उजाड़ दी गई, सिंदूर नोच लिया और उनकी पहचान करके उनको कहा गया कि आप कलमा पढ़ के दिखाइए। नहीं पढ़ पाए, पेंटे उतरवा करके देखिए, आइडेंटिटी कार्ड चेक किए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। यानी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। 22 अप्रैल की यह घटना थी और 6-7 तारीख की, 6-7 मई की रात को 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया हमारी मिसाइलों ने। इनमें 3 हेडक्वार्टर थे, जैश के, लश्कर के, हिजबुल के। और 9-10 तारीख की रात को जो हुआ वो अब पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, अमेरिका भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि नूर खान एयर बेस भी हमारी मिसाइलों ने खोद करके रख दिया था, जहां पर ये सुनते हैं कि अमेरिका के कुछ एसेट्स रखे हुए थे न्यूक्लियर से संबंधित। और उसके बाद से फिर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा सुर ही बदल गया। उनको उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना या भारत सरकार इतना कड़ा और बड़ा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर करेगी। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इससे कोई इंकार कर सकता है क्या? फिर ब्रह्मचलानी ने ये उस समय बयान क्यों दिया था कि साहब भारत जो है वो जीत के जबड़े से हार को खींच ले आया। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, ब्रह्मचलानी ने नहीं, लेकिन कुछ और लोगों ने। इनका जो ये आर्टिकल छपा है, इसमें कई ऐसे शब्द, कई ऐसे सेंटेंस हैं जिनसे इस बात की तस्दीक होती है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ब्रह्मचलानी एक्चुअल में किसके सलाहकार हैं, या कौन इनसे सलाह ले रहा है, और किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग ये लोग करते हैं। 2025 में ये कह रहे हैं कि भारत मल्टीपल, यानी अलग अलग दिशाओं से कूटनीतिक हमलों का शिकार हुआ है, और नई दिल्ली जो है वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई पूरी तरीके से। क्या ये सही है? हकीकत ये है कि अमेरिका ने हमें न केवल डिच करने की कोशिश की, बल्कि अपने प्रभाव में लेकर के, हम पर दबाव बना करके, अपने मन मुताबिक पॉलिसी तय करने की कोशिश की, ट्रेड डील करने की कोशिश की, और हमें अपने ऐसे जंगी जहाज भेड़ने की कोशिश की जो हमारे किसी काम के नहीं थे। और जब राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 20 में, उसके बाद फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की यात्रा हुई थी।
ट्रंप से जो मुलाकात हुई थी, वहां कुछ प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसी अमेरिका की आदत है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये बता चुके हैं कि वहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। उन्होंने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया जो मोदी जी सहन नहीं कर पाए, और उसके बाद से ये चीजें बैक गियर में लग गई। उन्होंने अपने कृषि उत्पाद, अपनी डेयरी से संबंधित जो उत्पाद थे, वो हमें भेड़ने की कोशिश की। हमने उस पर झुकने से मना कर दिया। अमेरिका ने टाइमलाइन दी कि इस टाइम तक जो है आप ट्रेड डील कर लीजिए, वरना हम टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ का भी दांव उन्होंने खेल ही दिया। पहले 25%, उसके बाद 25% इस नाम पर कि आप रूस से जो है ईंधन खरीद रहे हैं, इसलिए हम आप पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं। उसने भारत और पाकिस्तान अमेरिका के जो रिश्ते थे वो पूरी तरीके से बेपटरी करने का काम किया। और केवल भारत, रूस और चीन ने ही इसकी आलोचना नहीं की, दुनिया के बाकी देशों ने इसकी आलोचना नहीं की। अमेरिका के भीतर बैठे हुए जो रणनीतिकार थे, जिन्होंने ये कहा था कि पिछले 20-25 सालों में अमेरिका की अलग-अलग सरकारों ने, अलग-अलग राष्ट्रपतियों ने भारत को अपने करीब लाने के जितने प्रयास किए हैं, उस सब पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पानी फेर दिया है। और चूंकि क्रिप्टो करेंसी का एक खेल डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के जरिए खेलना था, अपने दामाद को फायदा पहुंचाना था, इसलिए आसिम मुनीर को पहलगाम की घटना होने के बावजूद और भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के बावजूद, ये जानते बूझते हुए भी कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान भारत के दुश्मन नंबर 1 हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में बुला करके आसिम मुनीर की खातिरदारी की, लंच कराया। और उसके बाद इनके दामाद के पाकिस्तान के दौरे, वहां पर कोई ऑफिस खोलना, ये सब चीजें क्या भारत को पता नहीं है? तो किसी एक्सपर्ट के द्वारा इस तरह की आबो हवा बनाना, इनका ये लंबा आर्टिकल है जो छपा हुआ है, जिसमें कहा गया कि साहब, भारत ने लंबे समय से दुनिया के मामलों में एक स्वतंत्र रास्ता अपनाने पर गर्व किया है। बिना निर्भरता के दोस्ती और बिना औपचारिक गठबंधन के साझेदार बनाना, सालों तक ये रवैया न केवल सैद्धांतिक बल्कि प्रभावी भी लगा। और यहां से फिर ये आगे क्या कहते हैं कि फिर भी 2025 को इस साल के रूप में याद किया जाएगा जिसने इन मान्यताओं को कमजोर कर उजागर किया। बाहरी झटकों की एक श्रृंखला ने भारतीय विदेश नीति में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया और नई दिल्ली को तेजी से असहज रणनीतिक कोनों में धकेल दिया। इसका कुल प्रभाव एक अकेली राजनयिक विफलता नहीं था, बल्कि राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए जगह का व्यापक नुकसान था। और आगे लिखते हैं ये इस आर्टिकल में कि सबसे बड़ा झटका वॉशिंगटन से आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रशासन के तहत बढ़ते हुए भारत के प्रति अमेरिकी नीति खुले तौर पर दंडात्मक हो गई। यहां ये क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रशासन के तहत बढ़ते हुए भारत के प्रति अमेरिकी नीति खुले तौर पर दंडात्मक हो गई। भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना सिर्फ एक व्यापार विवाद से कहीं अधिक था। ये एक राजनीतिक संकेत था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अब एक रणनीतिक साझेदार के रूप में कम और एक आर्थिक प्रतिद्वंदी के रूप में अधिक देखा जा रहा था, जिसे निचोड़ा जाना था। यानी भारत से अपने आर्थिक हितों को साधना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखिए क्या लिखते हैं।
दूसरे पैरे में आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और आसियान शिखर सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया, कथित तौर पर ट्रंप के साथ एक अजीब मुलाकात से बचने के लिए, जो ये दिखाता है कि दोनों के बीच की दोस्ती कितनी पूरी तरह खत्म हो गई थी। यहाँ ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति या किसी भी देश का राष्ट्रपति भारत को नीचा दिखाएगा, भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उस पर बेजा टैरिफ लगाएगा, अगर भारत के दुश्मनों को बुला करके व्हाइट हाउस में लंच कराएगा, तो दोस्ती को अपने कंधे पे या सिर पर रख करके कौन देश या कौन प्रधानमंत्री नाचना चाहेगा? ऐसे रिश्तों का मतलब क्या रह जाता है? ये तो खुली चुनौती है एक तरीके से भारत को। और अगर ये उद्दंडता अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, यानी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, और एक आध कदम नहीं उठाया है उन्होंने, उन्होंने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं। H-1B वीजा की जो शर्तें हैं, वो कितनी सख्त की थी। इसके अलावा चाबहार को लेकर के उनका जो फैसला आया था, वो जितने भारतीय वहां रह रहे थे उनको जिस तरीके से हथकड़ियां और बेड़ियां डाल करके अपमानित करके विमान में लाद करके यहाँ उतारा गया भारत में, वो सारी चीजें, ये सब क्या दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह से भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा इनका। इन्होंने कहीं भी इस चीज की प्रशंसा नहीं की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह अमेरिका जो घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा था उसका जवाब दिया है, और बहुत कठोर तरीके से दिया है, निर्मम होकर के दिया है। एक तो भारत ने प्रेशर बिल्डअप करने के बावजूद, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा ऐलान के बावजूद कि भारत दिसंबर तक रूस से तेल खरीदना शून्य कर देगा, भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन गए, पहले जापान और उसके बाद चीन गए, तो वहां पर जो तस्वीरें आई, जो विजुअल्स आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के, उसने डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिकारों को भी सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि भारत के प्रति जो गलत एक नीति अपनाई है, उसके चलते अब भारत को कहीं ना कहीं उन लोगों ने चीन और रूस की तरफ धकेल दिया है, या भारत ने ये संकेत और संदेश दे दिए हैं वॉशिंगटन को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि तुम अकेले नहीं हो, जिसके साथ हम चलने के लिए बाध्य हों, हमारे विकल्प खुले हुए हैं। दूसरे, ट्रंप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उनके रणनीतिकार भी जानते हैं कि 2026 ब्रिक्स की चेयरमैनी भारत के पास होगी, और ब्रिक्स को लेकर के ये काफी असहज हैं। ब्रिक्स कोई वैकल्पिक मुद्रा तैयार ना कर दे, इसको लेकर के परेशान है। उनके पास ये सूचनाएं भी जा रही हैं कि इस समय जितने बड़े देश इस समय ब्रिक्स का हिस्सा हैं, और इनमें ब्राजील भी है, रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, ईरान भी है, इन्हीं की इकोनॉमी मिलकर के G20 को टक्कर देती है, G7 को टक्कर देती है, और 80 एप्लीकेशन और आई पड़ी है। 80 और देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत की जो भूमिका है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, और इनके टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत ने जो अपना निर्यात था वो जिस तरीके से बढ़ाया है, 12 से 14% हमारा निर्यात बढ़ा है, और जो साजो सामान हमारा अमेरिका में जाता था, उसके लिए जो विकल्प तलाश किए हैं, इसकी कल्पना भी उनको नहीं थी कि इतने कम समय में भारत अपने विकल्प खोज लेगा और रास्ते तलाश कर लेगा।
इस बार जो राष्ट्रपति पुतिन का दौरा हुआ है नई दिल्ली का, उसमें भी सबको लग रहा था कि खास तौर से जो युद्धक सामान है उस पर समझौता हो जाएगा, और ऐसे कई नाम उछल रहे थे S-500 से लेकर के, और जो अगली श्रेणी का सुखोई है उसको लेकर के। लेकिन वो सब चीजें नहीं हुई। हुआ क्या? हुआ ये कि 2030 तक हम अपना व्यापार किस तरह बढ़ा करके उस स्टेज तक ले जाएं, यानी व्यापार पर हुई बातचीत। एक दूसरे के यहाँ जो प्रतिभाएं हैं उनका जाना, और दूसरे सहयोगों पर बातचीत हुई। तो ये देख करके उनको भी आश्चर्य हुआ, और जो भारत की रणनीति है कहीं न कहीं वो भी आश्चर्यचकित करने वाली थी अमेरिका के लिए। क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे कि क्या जो आपके युद्धक सामग्री है, जो विमान खरीदने हैं, या S-500 या S-400, उनके बारे में कोई समझौते होंगे, तो शायद कुछ और सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे भारत पर। लेकिन वो मौका ही नहीं दिया भारत ने या राष्ट्रपति पुतिन ने। और अगर कुछ समझौते हुए भी होंगे तो वो पर्दे के पीछे हैं, वो बाद में समझ में आएगा दुनिया के भी और अमेरिका के भी। तो जिस तरह से ब्रह्म चेलानी ने ये साबित करने की कोशिश की कि साहब, जैसे नई दिल्ली जो है वो जो बाहरी हमले हो रहे, उन्होंने जिक्र किया है अपने आर्टिकल में कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ कि किसी एक पर हमला होगा तो दूसरे पर हमला माना जाएगा, ये भी एक रणनीतिक कामयाबी थी पाकिस्तान की, और हमारी विफलता थी। मतलब ऐसी-ऐसी बातें इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ा झटका सऊदी पाकिस्तान के रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते की घोषणा से, जिसमें कहा गया कि एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। 1 दशक से ज्यादा समय से मोदी ने सऊदी अरब को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में विकसित करने की के लिए भारी निवेश किया था। इस समझौते ने उन कोशिशों की सीमाओं को उजागर किया और इस्लामाबाद के साथ रियाद की अस्थायी सुरक्षा संबंध को रेखांकित किया। अब इनसे कोई ये पूछे कि भई आप ज़रा ये बताइए फिर, अगर ये ही बात सही है, तो सऊदी अरब के पास कौन-सी सेना है, जो पाकिस्तान पर अगर अटैक हुआ, और पिछले दिनों अफ़गानिस्तान ने किया ही था, जैसे भी उसके पास फ़ोर्स है, क्या कर लिया सऊदी अरब ने? या ईरान आगे को अगर सबक सिखाने लगे, या इज़राइल अगर पाकिस्तान पर स्ट्राइक करे तो सऊदी अरब क्या करेगा? सऊदी अरब के पास चूँकि अपनी कोई मजबूत सेना नहीं है, इसलिए इस समझौते का इतना सा ही मतलब है कि अगर उसे ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान उसकी जाकर के मदद करे। इसके अलावा और क्या है? तो ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं एक्चुअल में कि एक तरफ़ा इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और केवल इनके दिमाग में जो है कुछ सवाल खड़े करके, और जो बाहरी साजिशें हो रही हैं भारत के खिलाफ, भारत को रोकने के लिए, उनका उल्लेख करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए जाएं। और यही काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। अब आप ये देखिए, यहां भी आप देखिए, ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मेजबानी की और इस्लामाबाद के साथ एक लेन देन वाली साझेदारी को फिर से शुरू किया। तो ये क्यों किया भाई, जरा इसका भी जवाब देते आप। लेकिन उसका उल्लेख नहीं करेंगे। और तीसरे पैरे में, अमेरिका के साथ संबंध भले ही खराब हुए हों, फिर भी भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। एक सीमित व्यापार समझौता होने की संभावना है, भले ही भारतीय अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे सिर पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं करेंगे। असल में नई दिल्ली पहले से ही ठीक वैसा ही कर रही है।
यानी ये कह रहे हैं कि आप भले ही मना कर रहे हो कि सिर पर बंदूक आप रख करके हमसे समझौता नहीं करा सकते, पर नई दिल्ली तो यही करवा रही है कि सिर पर बंदूक रखी हुई है अमेरिका की और बातचीत चल रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह का आर्टिकल लिख रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष गोयल के बयान मुझे लगता है कि ये पढ़ते नहीं हैं, या जो अब तक किसी भी तरह के प्रेशर में ना आने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है और जिस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अनदेखा किया है, उपेक्षित किया है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और अनदेखा और उपेक्षित कैसे किया है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों के समिट में भाग लेने के लिए कनाडा गए थे, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि आप वॉशिंगटन होते हुए आज चले जाइए। प्रधानमंत्री नहीं गए। उसके बाद सितंबर में जब यूएन का सेशन चल रहा था, असेंबली को संबोधित करना था प्रधानमंत्री को, नहीं गए क्योंकि वहां राष्ट्रपति भी आ रहे थे। नहीं भी आ रहे थे तो अमेरिका अगर आप जाते हैं, न्यूयॉर्क आप जाते हैं, तो फिर एक ये रहता है कि आप अगर राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं कर रहे हैं तो वो डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं माना जाता, संबंध और खराब होने की आशंका होती है। प्रधानमंत्री नहीं गए। इसके बाद जब एक पीस समिट बुलाई उन्होंने इजिप्ट में, 20-22 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया, प्रधानमंत्री को भी बुलाया, प्रधानमंत्री वहां भी नहीं गए, बल्कि विदेश मंत्रालय के भी जूनियर मिनिस्टर को भेज दिया, एस जयशंकर को भी नहीं भेजा। बाकी लोग तालियां पीट रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की के पीस करा दी गाजा के और इजराइल के बीच में। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? क्या सब युद्ध रुक गया? बमबारी रुक गई? उसके बाद भी हुआ। फिर मलेशिया में जो समिट थी उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं गए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप गए थे। तो 4 मौके ऐसे आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, क्योंकि भारत की तरफ से ये मैसेज देना था डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप ब्लैकमेलिंग करके भारत को दबाने की कोशिश करेंगे और ट्रेड डील साइन कराने की कोशिश करेंगे तो हम आपके प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया, जिस तरह भारत के साथ संबंध खराब किए, उसकी आलोचना तो अमेरिका के भीतर हो रही है। तो ब्रह्मचलानी कौन सी दुनिया में है और क्यों इस तरह का लेख लिख रहे हैं, किसके स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन लास्ट में देखिए क्या लिखते हैं, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने से भारत की कूटनीतिक कुशलता की और भी परीक्षा होगी। यानी चेयरमैन ही हमारे पास आ रही है तो ये कह रहे हैं कि हमारी और परीक्षा होगी। ये नहीं कि हमारे हाथ में अब एक पावर आ जाएगी और हम फैसले करेंगे। ये लिखते हैं कि एक ऐसे समूह का नेतृत्व करना जिसे ट्रंप टीम तेजी से दुश्मन के तौर पर देख रही है, उसके लिए हाई कूटनीति की जरूरत होगी। तो भैया अगर इनको यही सब सियापा करना है और जो विपक्षी दल जिस तरीके से मोदी सरकार पर अटैक करते रहे विदेश नीति को लेकर के और तमाम दूसरी चीजों को लेकर के, उसी को रेखांकित करना है, तो भाई अपने नाम के आगे कूटनीतिक विशेषज्ञ लिखना शुरू बंद करिए और किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता या लाइन देने वाला लिखना शुरू करिए। क्योंकि भारत की जो कूटनीतिक सफलताएं रही हैं और तमाम अवरोधों के बावजूद ना हमारी जीडीपी नीचे आई है, ना हमारा एक्सपोर्ट जो है प्रभावित हुआ है, ना हमारी विदेश नीति प्रभावित हुई है, इसके बावजूद कि हमारे पास इतनी घटना हुई है। नेपाल में भी तख्ता उलट हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है, जैन जी का हवा खड़ा कर रहे थे कुछ लोग, तो यहाँ तो जैन जी मोदी जी के साथ दिखाई दे रहा खड़ा हुआ। तो आज मैंने सोचा कि आज ब्रह्मचेलानी के इस आर्टिकल की ही जरा मीमांसा की जाए और जरा देखा जाए कि कैसे कैसे
एक्सपर्ट हमारे यहाँ हैं जो इस तरीके से अलग तरीके के चश्मे से चीज़ों को देखते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।